हेडिंग डालिए। आप क्या है, आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर निकालना पहले स्टार्ट कर दिया, और मैंने हमेशा आपको कहा है कि आप लोग पहले पढ़ा करो चैप्टर को, और चैप्टर को जब तक अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक दिमाग में हमेशा कीड़ा रहेगा। इसका मीनिंग है जब तक क्वेश्चन पेपर को तब सॉल्व करने बैठो जब आपको थ्योरी पूरी याद है। सीधा क्वेश्चन पेपर को अगर उठा लिया आपने तो दिमाग में एक ही चीज आएगी, ये नहीं लिखवाया अभी, तो ये चैप्टर ही पूरा नहीं हुआ है अभी तक। तो इसका मीनिंग चैप्टर जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन बाद में समझना वाजिब है कि ये नहीं लिखवाया, फिर आपके क्वेश्चन सुनेंगे। तो अभी एक बार चैप्टर कंप्लीट होना है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में अभी इस चैप्टर को लगेगा नेक्स्ट वीक पूरा लगेगा इसको। इसका मीनिंग है काफ़ी लंबा चैप्टर है ये। इसके 30 पेज होंगे, इस अकेले चैप्टर के 30 से 35 पेज। भारत का जितना भी भूगोल है वो जितने पेज में पूरा होगा उतना पेज में अकेला ही एक चैप्टर होगा। क्वेश्चन एक आएगा। अब वो आशाएं अगर आप लेके आ रहे हो कि कलाम में बता देंगे कौन सा आएगा, तो अगर मेरे को पता होता तो मैं ये घंटे के और ये पैसे नहीं लेता, मैं सब आपको ये कहता कि हाँ अटैची ले आना, बता दूंगा वो 15 या 20। कौन? गुलाब चंद जी को तो ये लग रहा है कि अशोक गहलोत जी ने वो लगा दिया ना पुराने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना स्कीम चला दी है, तो कर्मचारी कंप्लीटली इसके फेवर में आ गए हैं। और इसका मीनिंग लगभग तय है कि राजस्थान में जहाँ तक लग रहा है कि अगली बार कांग्रेस गवर्नमेंट रिपीट होने वाली है, जहाँ जहाँ तक लग रहा है। भाई देखो, सरकार हम लोग तय नहीं करते हैं, सरकार तय होती है। गवर्नमेंट कर्मचारी जिस फेवर में जाते हैं, युवा अधिकतम जाके एक बार के लिए हल्ला मचाता है, और बाद में तय ये होता है कि वो वहाँ जाके किस रैली में और कहाँ पे बढ़िया तरीके से उसको सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, है ना। वोट बैंक की राजनीति पहले दिन रात को चेंज हो जाती है, तो वो तो आप दावा करो ही मत कि नहीं आएगी आएगी, वो अपने हाथ में है ही नहीं। हो सकता है बदल जाए, मैं कोई गारंटी नहीं देता, मैं फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, मेरे को सरकार कोई पैसा नहीं देती है ना। मेरे घर पे कोई गेहूं की बोरी नहीं डालता है, मैं सुबह शाम तक लगा रहता हूँ तो मेरे घर में कुछ आता है। तो मीनिंग ये है कि मेरा कोई फेवर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आए ये आए वो आए, कोई मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ। मेरी तरफ से तो आप आ जाओ, राजस्थान में बढ़िया है, 2 4 5 चीज़ें फ्री होंगी अपने। तो ये आप वाले ट्रे पे राजस्थान में कांग्रेस चल रही है, बिजली का बिल आधा कर दिया, आधा क्या कईयों का बिल्कुल माफ़ कर दिया। तो ये वही है, ये आपको ही फॉलो कर रही है। उनको पता है कि आप आज दिल्ली में है, आज पंजाब में है, कल हरियाणा में होगी और परसों राजस्थान में होगी। तो उसको राजस्थान में आने के लिए राजस्थान अपनी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को बहुत बेटर तरीके से बना रही है, और बड़ी बात यह है इम्प्लीमेंट भी तुरंत कर रही है आजकल। पहले तो क्या सिर्फ वादे दिखाए जाते थे, ये देंगे, तो हम देखते थे कब देंगे, क्यों है। हाँ जी, लिखिए इसके अंदर प्रादेशिक हिमालय सेकंड, स्मॉल बी हेडिंग में था क्या? प्रादेशिक हिमालय, प्रादेशिक हिमालय का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति था वो था सर सिडनी बुरार्ड। तो एक तो इस व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना, और इन्होंने किस बेस पे किया था? नदियों के बेस पे। तो सर सिडनी बुरार्ड के द्वारा, सर सिडनी बुरार्ड के द्वारा, सर सिडनी बुरार्ड के द्वारा नदियों के आधार पर, नदियों को अंडरलाइन कर देना, नदियों के आधार पर नदियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया। नदियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण
हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया या प्रादेशिक वर्गीकरण दिया गया, जो भी लिखना चाहें। सर सिडनी बुराड के द्वारा नदियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, प्रादेशिक आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। प्रादेशिक आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। अब हिमालय का जो ये पूर्वी भाग दिखाई देता है आपको, इस पूर्वी भाग का जो सीमा है वह है ब्रह्मपुत्र के पास में। किसके पास में? ब्रह्मपुत्र। और इस साइड में पश्चिम में हिमालय आपको दिखता है, ये इस सीमा पर है सिंधु। सिंधु और उस साइड में क्या है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है इस साइड में तीस्ता। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। और इस साइड में सिंधु की एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है सतलज। स और स, सिंधु सतलज, और उस साइड में ब्रह्मपुत्र और तीस्ता, और बीच में बैठी है काली। बीच में कौन है? काली शारदा। काली या शारदा। तो इसका मीनिंग ब्रह्मपुत्र, सहायक नदी तीस्ता, सिंधु और सहायक नदी सतलज। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और बीच में है काली। तो इन 5 नदियों के बीच में कितने हिमालय हैं? 4 हिमालय हैं। इधर वाला जो हिमालय है इसके अंदर ब्रह्मपुत्र मुख्यतः मैदान बनाती है असम के अंदर। तो इस इधर वाले हिमालय को नाम दिया गया है असम हिमालय। प्रादेशिक का मीनिंग है एरिया के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग नाम दिया जाएगा। तो असम हिमालय, तीस्ता से लेके काली नदी तक इसके बीच में है नेपाल। तो ये नेपाल हिमालय एरिया है ना, रीजन है, ये भी क्षेत्र है। ये उत्तराखंड क्षेत्र में आता है। एक तो कुमायूं और एक आता है गढ़वाल। पहाड़ी क्षेत्र की ओर ये आता है कुमायूं, और इधर मैदानी भाग की ओर, घाटी की ओर आता है गढ़वाल। तो उत्तराखंड के 2 भाग होते हैं, एक तो कुमायूं भाग है और एक होता है गढ़वाल। यानी उसमें गढ़वाल और कुमायूं हिमालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड वाला जो हिमालय है उसी को गढ़वाल और कुमायूं हिमालय कहा जाता है। तो इस हिमालय को कहते हैं कुमायूं। कुमायूं किसके लिए यूज होता है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड हिमालय या कुमायूं हिमालय। और यहाँ सतलज और सिंधु के बीच में कितनी नदियाँ हैं? 5। उन नदियों के बीच के हिमालय को कहते हैं पंजाब हिमालय। पंच प्लस आब यानी पंजाब हिमालय। मुख्यतः इस क्षेत्र में है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो पंजाब हिमालय पंजाब में नहीं है। पंजाब उसको नाम नदियों के अकॉर्डिंग दिया गया है, ना कि राज्य के अकॉर्डिंग। तो पंजाब हिमालय 5 नदियों के बीच वाला हिमालय। कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। असम हिमालय में सबसे ऊंची चोटी आती है नामचा बरुआ। कौन सी आती है? नामचा बरुआ। ये तीस्ता से लेके काली नदी, तीस्ता आती है इस साइड में सिक्किम की ओर, सिक्किम के पूर्व में। सिक्किम के पूर्व में, तो सिक्किम के पूर्व से लेके और इधर नेपाल की बाउंड्री तक, ये अपने इस साइड में आती है। नेपाल की सीमा आती है यहाँ से, नेपाल की सीमा के पास में ही है। तो यहाँ से लेके नेपाल के पश्चिमी भाग से लेके नेपाल के पूर्वी भाग तक, यानी सिक्किम तक, तीस्ता से लेके और काली तक कौन सा हिमालय जो नेपाल में, वो नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय प्रादेशिक हिमालयों में सबसे लंबा है और सबसे ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट इसके पास है और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा इसके पास है। कल ही लिखवाया था कि नेपाल हिमालय का पार्ट। इसके बाद में काली से लेके सतलज, यह है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का मीनिंग उत्तराखंड।
इसमें सबसे ऊंची चोटी आती है नंदा देवी। फिर है सतलज से लेके और सिंधु के बीच हिमालय, ये है पंजाब हिमालय। और इसके अंदर सबसे चोटी आती है नंगा पर्वत। कौन सा? नंगा पर्वत। तो प्रादेशिक हिमालयों के अंदर सबसे जो ऊंची चोटियां हैं किन नामों से हैं? एक माउंट एवरेस्ट को छोड़कर नए नंगा, नए नंदा देवी, नए नामचा बरवा। और एक नेपाल हिमालय में सबसे ऊंची चोटी उसका आपको ध्यान है कि वो माउंट एवरेस्ट है। तो इधर पश्चिम में नंगा है, पूर्व में नामचा है। तो इसका मीनिंग ये जो कुमायूं या उत्तराखंड बच गया वो, तो नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है या उत्तराखंड हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। अब इन सब हिमालयों की अपनी अलग अलग विशेषता है। जैसे असम हिमालय, इस क्षेत्र में बारिश सबसे ज़्यादा होती है, असम मेघालय के अंदर। इसका मीनिंग है इस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक है। जहाँ बारिश अधिक होगी वहाँ वनस्पति, और जहाँ वनस्पति अधिक होगी वहाँ जीव अधिक होंगे। तो असम हिमालय की विशेषता है कि इसमें जैव विविधता इस हिमालय में सर्वाधिक पाई जाती है। नेपाल हिमालय की विशेषता है कि प्रादेशिक हिमालय में सबसे लंबा है और सबसे ऊंचा है। जैसे इधर वाला 800 किलोमीटर, असम हिमालय 720, इसके दोनों और 20-20 ही हैं। एक तरफ है 720 और इधर 320, और बच गया वो 560 किलोमीटर। इधर वाला बच गया ये 560 किलोमीटर। तो 320 और 720, तो 700 और 300 कितने होते हैं? 1000। 1000 के ऊपर दोनों में 40 ज़्यादा हो गए, 1040। 1040 और 60 1100, 1100 और 500 1600, और 1600 और 800 2400। हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। ये प्रूव हो गया है यहाँ पे कि नंगा से लेकर और जो बृहद हिमालय उस वाली लेंथ को लिया जाता है। तो ये हिमालय की लंबाई है 2400 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की विशेषता इसकी लंबाई और ऊंचाई। उत्तराखंड या कुमायूं हिमालय इसकी विशेषता कि इस क्षेत्र में ग्लेशियर अधिक होते हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, बहुत सारे ग्लेशियर हैं जहाँ से नदियों का उद्गम होता है। तो भारत में इस क्षेत्र में झील अधिक पाई जाती हैं। इस हिमालय के अंदर हिमानी झीलें सबसे ज़्यादा इसी हिमालय में होती हैं। तो ग्लेशियर लेक्स या हिमानी झीलें किस हिमालय में है? कुमायूं हिमालय में। गंगा, यमुना, गंगोत्री, यमुनोत्री, वो हिमनद भी इधर ही है। इसके बाद में अगर आप पश्चिम की ओर जाते हो पंजाब हिमालय में, तो इस हिमालय की चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। तो इधर वाला ये जो हिमालय, ये पूर्वी हिमालय जिसकी ऊंचाई सर्वाधिक। हाँ, आप ही आप कह रहे थे पश्चिमी हिमालय की सर ऊंचाई अधिक, याद है? हाँ। तो पूर्वी हिमालय की ऊंचाई क्या है? अधिक है, चौड़ाई कम है। पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई इन चोटियों की तुलना में इसकी हाइट है कम है, क्योंकि यहाँ विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ पाई जाती हैं इस वाले हिमालय में। जैसे कि बताया था ना, दाम, सब चोटियाँ ऐसी हैं लगभग जो 8000 मीटर से हाइट पे अधिक है। इधर वाली लगभग वो हैं जो 8000 मीटर से कम है। तो उसकी तुलना में हाइट इस हिमालय में कम है। कोई एक आधा अपवाद है, जैसे नंगा अपवाद है, तो उसको हम ये नहीं लेंगे कि ये अपवाद, बाकी ज़्यादातर 8000 से नीचे नीचे ही हैं। तो प्रादेशिक हिमालय में किस हिमालय के अंदर जैव विविधता सर्वाधिक है? वर्षा की मात्रा किस ओर कम होती जाएगी? इधर से अब मानसून इधर जाएगा ना, पश्चिम में धीरे धीरे जाएगा, तो वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी? तो इस हिमालय में पूर्वी, इसको बाद में इसके अकॉर्डिंग, ये हमारा, ये नेपाल हिमालय को हम भारत में नहीं मानते। यहाँ आती है इस साइड में 88 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ से तो गुजरती है ना 82.5 डिग्री नेपाल के पास में से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में स्थित हिमालय पूर्वी हिमालय, और इधर नेपाल स्टार्ट होता है, वहाँ आता है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, और इसके बाद में नेपाल से 82.5 डिग्री। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में पश्चिमी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय को डिवाइड करने वाले दो देशांतर होते हैं, 80 और एक 88। 88 के पूर्व वाला और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम वाला। तो है तो पूर्वी देशांतर ही है, लेकिन इसके पश्चिम में हिमालय पश्चिमी हिमालय, और उसके पूर्व में स्थित हिमालय पूर्वी हिमालय। तो आगे जाके हम इनको दिशा के अकॉर्डिंग डिवाइड करके फिर उनमें अंतर लिखेंगे कि पूर्वी हिमालय की विशेषताएं क्या होती हैं और पश्चिमी हिमालय। तो इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, सामान्यतः अधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, जबकि इस हिमालय में वर्षा की मात्रा
कम होती है, तुलनात्मक रूप से चोटियाँ छोटी पाई जाती हैं। इसमें वर्षा की मात्रा अधिक होती है, तो ग्लेशियर आपको नीचे तक मिलेंगे। इस हिमालय में ग्लेशियर अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। इस क्षेत्र में सदापर्णी या सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, जबकि इस हिमालय में शंकुधारी वन अधिक या अल्पाइन वन अधिक पाए जाते हैं। जो अधिक ऊंचाई पर वन होते हैं ठंडे क्षेत्रों में वो तो टुंड्रा है, और टुंड्रा के पास में वो अल्पाइन है। तो इस क्षेत्र में वनस्पति होती है अल्पाइन और कोणधारी या शंकुधारी, जबकि उस साइड में पाई जाने वाली सदाबहार वनस्पति वो बाद में देखेंगे अपन अंतर क्या है। तो प्रादेशिक हिमालय के भाग मुख्य कौन कौन से समझ में आ गए? ये 4 भाग हैं। इन चारों भागों को बाद में 1 बाय 1, अब पंजाब हिमालय की डेफिनेशन देनी हो तो परिभाषा क्या लिखोगे? सिंधु सतलज के मध्य स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन में इसका विस्तार 560 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट लाइन में इसकी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत। कुमायूं हिमालय सतलज काली नदी के, इसका मीनिंग एक क्रम आपको याद होना चाहिए, सिंधु सतलज, बीच में काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। डेफिनेशन अपने आप याद आ जाएंगी। सिंधु सतलज है वो पंजाब है, क्योंकि 5 नदियां हैं यहाँ। सतलज और काली है वो कुमायूं है। काली और तीस्ता है, यह लगभग आइडिया होना चाहिए। काली कहाँ पर? नेपाल की पश्चिमी सीमा पर। तीस्ता कहाँ? नेपाल के पूर्व में। तो काली और तीस्ता वाला हिमालय नेपाल, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र वाला, तो ब्रह्मपुत्र आ जाएगी तो पता लग जाएगा असम में है। तो ब्रह्मपुत्र से असम है, सिंधु से पंजाब है। और यहाँ ये जो दोनों ही नहीं होती है, तब बाद में अपने को सोचना पड़ेगा कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नहीं है तो फिर हिमालय या तो कुमायूं है या नेपाल है। नेपाल तब होगा जब काली और तीस्ता है, और उसके बाद में अगर काली और सतलज है तो इसका मीनिंग फिर कुमायूं हिमालय। तो पहले डायग्राम बनाइए, उसके बाद में लिखिएगा। डायग्राम समझ में आ रहा है? नंदा देवी की लगभग 7817 के आसपास, 7817। क्या चीज? ग्लेशियर? नहीं, ऐसा नहीं है। उच्च अक्षांशों के ऊपर नीचे भी होते हैं भाई। आप ध्रुवीय क्षेत्रों पर जाओगे तो नीचे भी ग्लेशियर मिलेंगे, जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप पर ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर 2 ही जगह हो सकते हैं, निम्न अक्षांशों पर है तो चोटियों पर मिलेंगे, और उच्च अक्षांशों पे है तो धरातल पे भी मिल जाएंगे। कहां पर है? कम होते हैं, ना के बराबर। मिलते तो हैं, कम हाइट पे ही मिल जाते हैं उस साइड में। ट्रांस हिमालय पूरा ही शीत मरुस्थलीय है वैसे, क्योंकि उसमें कुछ एरिया के अंदर मावट आती है, फिर मावट के द्वारा वर्षा होती है उसके कुछ। लद्दाख और लेह वाला पूरा घिरा हुआ पार्ट है, जिसके अंदर क्लाउड्स एंट्री नहीं कर पाते। तो जहाँ क्लाउड्स नहीं पहुंच पाते, बारिश नहीं पहुंच पाती है, उस एरिया को कहा जाता है। काराकोरम में भी अपने वाले इधर वाले मानसून से नहीं होती, नहीं होते। जास्कर में तो फिर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट ये जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं इनसे आ सकता है। बना लिया डायग्राम? फर्स्ट हेडिंग डालिए इसमें पंजाब हिमालय। सर रुके हुए हैं सर, कहाँ भाग रहे हैं बताओ?
देखो हर हिमालय में 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे दिया जाता है, ये आपको दिया जाएगा, वो नदियों के अकॉर्डिंग दिया जाता है। नदियाँ दी जाती हैं आपको, या तो एक तरफ सारे हिमालय लिखे हुए रहेंगे, प्रादेशिक हिमालयों के नाम लिखे हुए रहेंगे, सामने नदियों के नाम रहेंगे जिनको आपको सुमेलित करना होगा, यानी कौन कौन सी नदियों के आगे और किस किस प्रकार का हिमालय स्थित है। जैसा कि PSI एग्जाम में पूछा RPSC ने, वो वाला क्वेश्चन ये था। या फिर आपको कोई एक नदी का ग्रुप दिया जाएगा, उस नदी के अकॉर्डिंग प्रादेशिक हिमालयों के चारों के नाम देंगे और उस नदी ग्रुप के अकॉर्डिंग कौन सा हिमालय है। जैसे क्वेश्चन दिया गया तीस्ता ब्रह्मपुत्र के मध्य के हिमालय को, तो नीचे हिमालयों के नाम दिए गए हैं, उसमें आंसर होगा असम हिमालय। अगर ग्रुप में दिया गया है कि काली नदी और सतलज के मध्य हिमालय को, तो आंसर रहेगा कुमायूं हिमालय। तो क्वेश्चन पैटर्न आपका नदियों और इन हिमालयों से संबंधित ही रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जानकारियां वो होनी चाहिए, यानी इनमें ऊंची चोटी कौन सी है और उसके अलावा क्या विशेषता है। तो पंजाब हिमालय की विशेषता तो सर्वाधिक चौड़ा हिमालय है प्रादेशिक हिमालयों के अंदर, भले ही ऊंचाई नहीं होगी लेकिन चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। पंजाब हिमालय की स्थिति में लिखिएगा, यह है सिंधु सतलज नदियों के मध्य स्थित। स्थिति में लिखिएगा, यह है सिंधु, आगे डैश करके, सतलज नदियों के मध्य स्थित। यह सिंधु सतलज नदियों के मध्य स्थित है। यह सिंधु डैश सतलज नदियों के मध्य स्थित, सिंधु सतलज नदियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट लाइन में लिखो लंबाई, तो लंबाई सीधा जो लंबाई है वही लिख दो, जरूरी नहीं है कि यह 560 किलोमीटर लंबा है, पूरा लिखो। लंबाई 560 किलोमीटर। सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत, ब्रैकेट में हाइट, नंगा पर्वत की हाइट क्या थी? 8126। इक्यासी 26 मीटर। देखो कई बार एग्जाम में एक कुछ चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई पूछते हैं, जैसे नंदा देवी की पूछ लेते हैं, नामचा बरवा की, तो अपने ये रहता है कि कोई भी पूछ लेंगे क्या, नहीं, इनका अपना इंपॉर्टेंस है। ये प्रादेशिक हिमालय के सर्वोच्च भाग हैं इसलिए पूछ लेते हैं, तो हर किसी की हाइट नहीं पूछेंगे, जिनका अपना इंपॉर्टेंस होगा उनको पूछेंगे। लास्ट में नोट या विशेष में क्या लिखोगे? नोट या विशेष में लिखिएगा, पंजाब हिमालय प्रादेशिक हिमालय में सर्वाधिक चौड़ा हिमालय है। पंजाब हिमालय प्रादेशिक हिमालय में, पंजाब हिमालय प्रादेशिक हिमालय में सर्वाधिक चौड़ा हिमालय। सर्वाधिक चौड़ा को अंडरलाइन या अपोस्ट्रोफ कर दीजिएगा। पंजाब हिमालय प्रादेशिक हिमालय में सर्वाधिक चौड़ा हिमालय, प्रादेशिक हिमालय में सर्वाधिक चौड़ा हिमालय। अब अगला हेडिंग डालिए कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की स्थिति क्या लिखोगे आगे? कंटिन्यूस, पहले में था सिंधु सतलज, इस बार लिखेंगे सतलज काली। तो स्थिति में लिखो, यह सतलज एवं काली नदी के मध्य स्थित है। काली के आगे ब्रैकेट में क्या लिखोगे? शारदा। यह सतलज एवं काली, ब्रैकेट में शारदा नदियों के मध्य स्थित है। यह सतलज एवं काली, ब्रैकेट में शारदा नदियों के मध्य स्थित है। नदियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट लंबाई, तो नेपाल वाला उसके दोनों और 20-20 हैं, एक 320 एक 720। लंबाई 320 किलोमीटर। सर्वोच्च चोटी नंदा देवी,
7817 7817 मीटर, 7817 मीटर। विशेष क्या है, इस हिमालय के अंदर ग्लेशियर अधिक पाए जाते हैं, ग्लेशियर या ग्लेशियर झीलें अधिक पाई जाती है। इस हिमालय में ग्लेशियर या हिमनद अधिक पाए जाते हैं। इस हिमालय में ग्लेशियर या हिमनद अधिक पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा रहेगा, नेपाल हिमालय यानी प्रादेशिक हिमालयों में सर्वाधिक लंबा और सबसे ऊंचा हिमालय। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 लिखिए, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की डेफिनेशन यानी स्थिति लिख दीजिएगा। स्थिति लिख लोगे? यह काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य स्थित, यह काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य स्थित। यह काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य स्थित, काली तीस्ता नदियों के मध्य स्थित। लंबाई में कितनी है? लंबाई 800 किलोमीटर। सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको ध्यान है, पहले लिखवाई हुई है, 8,850 मीटर या 48, जो आपकी इच्छा वो लिख लो, एग्जाम में एक ही रहेगा ऑप्शन। 8,850 मीटर। नोट या विशेष बात क्या है इसमें लिखिएगा, प्रादेशिक हिमालय में नेपाल हिमालय सर्वाधिक लंबा एवं सर्वाधिक ऊंचा हिमालय है। प्रादेशिक हिमालय में नेपाल हिमालय सर्वाधिक लंबा एवं ऊंचा हिमालय। प्रादेशिक हिमालय में नेपाल हिमालय सर्वाधिक लंबा एवं सर्वाधिक ऊंचा हिमालय। सर्वाधिक लंबा एवं सर्वाधिक ऊंचा हिमालय। लास्ट में असम हिमालय। नेक्स्ट है असम हिमालय। असम हिमालय में लिखिएगा, स्थिति क्या होगी इसकी, इसमें लिख दो स्थिति में, यह तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित। नेक्स्ट लंबाई। लंबाई नेपाल हिमालय बाद दूसरा लंबा हिमालय यही है, 720 किलोमीटर। लंबाई 720 किलोमीटर। हाईएस्ट पीक नामचा बरुआ। नामचा बरुआ की हाइट को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, हालांकि बहुत ज़्यादा कोई गैप नहीं आता। नामचा बरुआ की हाइट नामचा बरुआ की हाइट को कई जगह तो इंडिकेट किया गया है 77, 55 यानी 56 के आसपास, 56 मीटर, और कई जगह 77, 82 मीटर। तो कोई भी डेटा लिख दो, इनमें से मिलेगा 7700 के डेटा में एक ही मिलेगा आपको, 7782 लिख दो। 7782 7782 मीटर। डबल 782 मीटर। एक तो देखो, प्रादेशिक हिमालयों को अगर आपको क्रम से पूछें, ये नदियों के अकॉर्डिंग पूछेगा तब तो बता दोगे आप, क्योंकि पहले नदियों को याद कर लिया करो कि सह और सह वाले सिंधु सतलज, बीच में काली, पूर्व में तीस्ता और मुख्य नदी उसकी ब्रह्मपुत्र। तो फिर हिमालय अपने आप याद आ जाते हैं कि ये पंजाब है, कुमायूं है, नेपाल है, असम है।
एक दूसरा इनका दिशा के अकॉर्डिंग क्रम वो भी आप इजीली बता दोगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर कैसे कैसे हैं, या पूर्व से और पश्चिम की ओर कैसे कैसे हैं। पंजाब है, कुमायूं है, नेपाल है, असम है। एक इनकी लंबाई के अकॉर्डिंग क्रम पूछ लेते हैं कई बार। तो लंबाई के अकॉर्डिंग या तो इधर वाले जो दो हिमालय हैं इनको आप किस तरीके से पूछा गया ये ध्यान रखना। बढ़ते हुए क्रम में पूछा है तब तो काली यानी बीच वाली नदी से क्लोक में ले लेना, ये बढ़ता हुआ क्रम है। घड़ी बढ़ती है ना जैसे, तो काली से इस साइड में चलोगे तो हिमालय की लंबाई बढ़ेगी कंटिन्यू। इसका मीनिंग कुमायूं हिमालय से अधिक लंबा, पंजाब हिमालय से अधिक लंबा, असम हिमालय से अधिक लंबा, नेपाल हिमालय। तो मीनिंग समझ में आ गया। तो इसका मीनिंग है क्लॉकवाइज, काली से क्लॉकवाइज बढ़ेगी और काली से अपोजिट उल्टा चलोगे तो लंबाई घटेगी। और इंडिविजुअल याद है तो आपको वैसे ही याद है एग्जाम में कि लंबाई प्रादेशिक हिमालय को घटती हुई लंबाई के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करो। तो घटती हुई लंबाई के अकॉर्डिंग उल्टा चलना है, लंबाई घटती हुई चली जाएगी कुमायूं की ओर। बढ़ती हुई में तो काली से कंटिन्यूस इधर नेपाल की ओर आओगे, बढ़ती चली जाएगी। इसमें विशेषता नहीं लिखो है ना, अभी विशेषता लिखो लास्ट वाले में। असम हिमालय में वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। असम हिमालय में वर्षा अधिक होने के कारण, असम हिमालय में वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। तो जो जैव विविधता आपने लिखी है इसको अंडरलाइन कर देना, अपोस्ट्रोफ कर देना। वर्षा अधिक है, इसका जैव विविधता अधिक। हाँ जी, ये प्रादेशिक हिमालय आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन प्रादेशिक हिमालय में इधर जो मैंने 80 और 88 बताया था वो हिमालय का दिशाई आधार पर अध्ययन किया जाता है। एक तो पूर्वी हिमालय और एक पश्चिमी हिमालय। तो वो एक लाइन का गैप छोड़ के फिर एक हेडिंग डालिए नोट के अंदर। इसमें लिखेगा नोट के अंदर एक दो लाइन का थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर लिखो। हिमालय को देशांतरीय आधार पर, हिमालय को देशांतरीय आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। यानी ये कोई स्टैंडर्ड या मानक डिवाइडेशन नहीं है। तो जो अध्ययन की दृष्टि से था वो तो मैंने करवा दिया आपको। ये तो जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उसी का आधा हिस्सा इधर कर लो और आधा हिस्सा इधर कर लो। हिमालय को देशांतरीय आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक भाग तो क्या रहेगा इधर पश्चिमी हिमालय और इधर वाला पूर्वी हिमालय।
देशांतर दोनों ही पूर्वी होंगे क्योंकि भारत 0 डिग्री के पूर्व में स्थित है। एक जो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर है उसके पश्चिम का हिमालय पश्चिमी हिमालय, बीच में हमारे पास नहीं है, हिमालय नेपाल के पास है। फिर हमारे इधर का है पूर्वी हिमालय, तो ये हमारा पूर्वी हिमालय है और ये हमारा पश्चिमी हिमालय। तो इसका मीनिंग सीधी कोई एक लाइन नहीं है कि उस एक लाइन को बेस मान के ये पूर्वी हिमालय ये पश्चिमी, दो लाइनें आधार हैं इसमें, एक तो 80 डिग्री और एक 88 डिग्री। 88 के पूर्व का पूर्वी हिमालय और 80 का पश्चिम का पश्चिमी हिमालय, बीच का नेपाल हिमालय। इसका मीनिंग उसको हमारे यहाँ अध्ययन में शामिल नहीं किया गया। पूर्वी पश्चिमी हिमालय के अंदर अध्ययन में किसको शामिल नहीं करते हम? नेपाल को काउंट नहीं करते, इधर वाला काउंट करते हैं असम हिमालय पूर्वी हिमालय के रूप में, और इधर कुमायूं और पंजाब को शामिल करते हैं पश्चिमी हिमालय के रूप में। अब इसमें पूर्वी हिमालय की विशेषता क्या है? सॉरी, पश्चिमी हिमालय विशेषता एक दूसरे के अपोजिट है। पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई अधिक, चौड़ाई कम, ऊंचाई, चौड़ाई अधिक है ना, तो ऊंचाई कम, ऊंचाई अधिक, वर्षा की मात्रा कम, वर्षा की मात्रा अधिक, जैव विविधता कम, वर्षा कम है तो जैव विविधता कम, वर्षा की मात्रा अधिक है तो जैव विविधता अधिक। और जहाँ वर्षा अधिक है वहाँ सदाबहार वनस्पति, जबकि यहाँ शंकुधारी या कोणधारी वन। तो ये अंतर है जो लगभग अपने कवर हो चुके हैं पहले भी, सिर्फ एक तरीके से रिपीटेशन। एक वनस्पति वगैरह है वो आपके लिए नया है पॉइंट। तो इसमें पश्चिमी हिमालय में लिखिएगा चौड़ाई अधिक। डायग्राम को तो बना लो, डायग्राम से तो पता कैसे चलेगा। डायग्राम बना लो पहले, या तो ये पश्चिमी हिमालय और इसके इधर वाला पूर्वी हिमालय। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम का पश्चिमी हिमालय, 88 डिग्री के पूर्व का पूर्वी हिमालय। 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर के वेस्ट यानी पश्चिम का, 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व का, उसके पूर्व में पूर्वी हिमालय, इसके पश्चिम में पश्चिमी हिमालय। विशेषताएं इस डायग्राम के इधर पश्चिमी हिमालय की लिख देना। पश्चिमी हिमालय की जो विशेषताएं आप लिखो ना, इन विशेषताओं की बिल्कुल अपोजिट उधर वाले में लिखनी है। जैसे इधर चौड़ाई अधिक तो उधर क्या लिखना है? चौड़ाई कम। ऊंचाई कम तो उसमें ऊंचाई अधिक। इसमें वर्षा कम तो उसमें वर्षा अधिक। इसमें जैविकता कम तो जहाँ वर्षा कम है वहाँ जैविकता भी कम है, तो इसका मीनिंग वहाँ वर्षा अधिक और जैविकता अधिक। सिर्फ वनस्पति वाला पॉइंट है, उसमें यहाँ लिखना है कोणधारी और अल्पाइन वनस्पति, जबकि वहाँ लिखना है सदाबहार वनस्पति। ये थोड़ा सा डिफरेंट, दोनों शब्द याद रखने पड़ेंगे। बाकी तो एक याद करो, उसका अपोजिट है दूसरा, यानी एक की विशेषता याद कर लो, सामने वाला उसके अपोजिट विशेषता लिए हुए। चौड़ाई अधिक, पूर्वी हिमालय चौड़ाई कम। चौड़ाई कम है क्योंकि वहाँ प्रेशर अधिक है बेल्ट्स के बीच में, पट्टियों के बीच में, तो उसकी ऊंचाई अधिक निकलेगी। तो पश्चिम में चौड़ाई अधिक, पूर्व में चौड़ाई कम। पश्चिम में ऊंचाई कम, पूर्वी हिमालय की ऊंचाई अधिक। पश्चिमी हिमालय में वर्षा और जैव विविधता कम और उसमें वर्षा अधिक और जैव विविधता अधिक।
अब इसके बाद कल स्टार्ट करेंगे हिमालय के अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जिसमें आपके दरे और जो ग्लेशियर वगैरह जो बचे हुए हैं या वनस्पति वगैरह जो बची हुई हैं, वो सब कवर हो जाएंगे उसके अंदर।